भारत के सबसे अमीर व्यक्ति और दुनिया के दूसरे नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी के समूह अडानी समूह पर जानी मानी अमेरिकी शोध फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने गंभीर आरोप लगाए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अडानी समूह खुलेआम हेराफेरी करने और अकाउंट की धोखाधड़ी करने में शामिल था। हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोप पर अडानी समूह ने सफाई देते हुए कहा है कि ये उनके शेयर को बर्बाद करने के इरादे से लगाए गए हुए आरोप हैं और ये निराधार है, एक तरफा हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च ने 2 साल तक जांच की। जांच करने के बाद जो नतीजे और जो पूरे उन्होंने अकाउंट्स की डिटेल के साथ रिपोर्ट पेश की है, उसके मुताबिक अडानी समूह दशकों से 17.8 ट्रिलियन मतलब 218 बिलियन अमेरिकी डॉलर के स्टॉक के हेराफेरी और अकाउंट में धोखाधड़ी में शामिल था। रिपोर्ट अडानी समूह के प्रमुख अडानी एंटरप्राइज की 20,000 करोड़ रुपए की फॉलो ऑन शेयर बिक्री से पहले आई है। समूह फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर FPO 27 जनवरी से शुरू होगा और 31 जनवरी को बंद होगा। अडानी समूह इस रिपोर्ट के बाहर आने पर प्रतिक्रिया देते हुए तथ्यात्मक जांचों के लिए संपर्क किए बिना ये रिपोर्ट जो बाहर आई है उस पर वो हैरानी जताते हैं। अमेरिकी रिसर्च फर्म के मुताबिक अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी ने पिछले 3 सालों के दौरान लगभग 120 अरब अमेरिकी डॉलर का लाभ अर्जित किया है, जिसमें से अडानी समूह की 7 प्रमुख सूचीबद्ध कंपनियों के स्टॉक मूल्य में की बढ़ोतरी 100 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक कमाए हैं, जिसमें पिछले 3 साल के अंदर 819% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट कैरिबियन देशों, मॉरिशस, संयुक्त अरब अमीरात तक फैले टैक्स हेवन देशों में अडानी परिवार के नियंत्रण वाली मुखौटा कंपनियों यानी ऑफशोर कंपनियों के नेक्सस का विवरण है, जिसके बारे में दावा किया गया है कि इनका इस्तेमाल भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग, करदाताओं की चोरी को सुविधाजनक बनाने के लिए किया जाता है, जबकि धन की हेराफेरी समूह की सूचीबद्ध कंपनियों से की गई है। ये रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद 25 जनवरी को अडानी समूह के तमाम शेयर औंधे मुँह गिर गए और बुरी तरह से इनको नुकसान हुआ। यहाँ बता दें कि अडानी समूह ने बहुत सारी ऑफशोर कंपनियाँ, फर्जी कंपनियाँ शेयर बाज़ार में लिस्टेड कराई हुई हैं, जिनके ज़रिए ये तमाम कारोबार ये अपना चलाते हैं। हम पहले भी कह चुके हैं इस बात को कि अडानी का जो कारोबार है वो किसी काबिलियत की बिना पर नहीं है, उनके पास बहुत ज़्यादा स्किल है इस बात के लिए नहीं है, बल्कि जो भी कारोबार उनका फैला हुआ है वो बड़े लोगों के रहमो करम पर, उनसे उनकी दोस्ती के दम पर, उनसे मिल रहे उनको समर्थन और सहयोग के दम पर है। उन्हें बड़े लोगों से जो आशीर्वाद मिला हुआ है उसकी वजह से बैंकों से बहुत बड़े बड़े लोन, हज़ारों करोड़ रुपए के लोन यूं ही मिल जाते हैं और बाद में उनके लोन माफ़ कर दिए जाते हैं। उनका पैसा पट्टे खाते में नहीं डाला जाता है, बल्कि उनको एक तरह से छूट दे करके उनको माफ़ कर दिया जाता है। अच्छा, अब आते हैं वापस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में। रिपोर्ट में कहा गया है कि हमने अपनी रिसर्च में अडानी समूह के पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों सहित दर्जनों व्यक्तियों से बात की, हज़ारों दस्तावेजों की जांच की और इसकी जांच के लिए लगभग आधा दर्जन देशों में जाकर साइट पे मौके पर दौरा किया। रिसर्च फर्म का दावा है कि अगर आप हमारी जांच के निष्कर्षों को नज़रअंदाज करते हैं तो भी आप अडानी समूह की वित्तीय स्थिति को जांचने के लिए समूह की 7 प्रमुख सूचीबद्ध कंपनियों का मूल्यांकन करें तो पाएंगे कि उनके वैल्यू से 85% तक कम है। उनकी फेस वैल्यू
85% तक कम है। यानी उन्होंने शेयर बाज़ार में अपने कंपनियों के शेयर्स में गड़बड़ी की। किस तरह से गड़बड़ी की, मान के चलिए एक शेयर 10 रुपये का है, तो उन्होंने उसको अपनी दूसरी कंपनी के ज़रिए 1000 रुपये का बेच दिया। इस तरह से उन्होंने मार्केट से मैं एक अपनी कंपनी का बड़ा कद दिखाने के लिए अपने ही शेयर्स को दूसरी कंपनी को महंगे रेटों में बेच करके बाज़ार में अपने आप को स्थापित किया और वहाँ से निवेशकों से ज़्यादा पैसा उठाया। समूह की कंपनियों ने पर्याप्त कर्ज भी ले रखा है। इसमें ऋण लेने के लिए अपने बढ़े हुए स्टॉक के शेयरों को गिरवी रखना तक शामिल है। यानी कि जब इनके शेयरों की कीमत है तो 10 रुपये का बिक रहा है 1000 रुपये का, तो उसी 1000 रुपये के आधार पर ये बैंक को जा कर के बैंक गारंटी या लेटर ऑफ क्रेडिट पेश करते हैं और अपना बाज़ार का लेखा जोखा पेश करते हैं और बताते हैं कि हमारे शेयर की बाज़ार कीमत इतनी है, और शेयर बाज़ार की कीमत के ऊपर बैंक उनको फंड्स प्रोवाइड कर देती है। अब वो बैंक से जो पैसा मिलेगा तो वो मिलता है इनको 1000 रुपये के शेयर के हिसाब से, जबकि कीमत है 10 रुपये। अडानी समूह ने कर्ज संबंधी चिंताओं को बार बार खारिज किया है, जिसके मुख्य वित्तीय अधिकारी जोगिंदर सिंह ने 21 जनवरी को कहा था कि हमने भी हमारे सामने कर्ज की चिंता नहीं जताई है, किसी एक निवेशक ने भी नहीं। अडानी समूह ने बुधवार को कहा कि वित्तीय विशेषज्ञों और प्रमुख राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा तैयार किए गए विस्तृत विश्लेषण और रिपोर्ट के आधार पर निवेशकों ने हमेशा अडानी समूह पर विश्वास जताया है। कंपनी के बयान में कहा गया है कि हमारे सूचिक और जानकार निवेशक निहित स्वार्थों और एक तरफा निराधार रिपोर्टों से प्रभावित नहीं है। अच्छा, अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि अडानी समूह के ऊपर अमेरिका की इतनी बड़ी फर्म ने इतनी बड़ी रिसर्च आई है, उसके ऊपर हमारे यहाँ सेबी से, रिजर्व बैंक से, सरकार के लेवल पर, वित्त मंत्रालय के लेवल पर अभी तक किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है, जबकि ये बहुत एक सामान्य सी बात नहीं है, बहुत बड़ा एक धोखा है। और इससे देश की रेपुटेशन, जिसकी रेपुटेशन की बात होती है, जिसके ऊपर अभी BBC की एक रिपोर्ट जो जारी हुई है प्रधानमंत्री के गुजरात दंगों पर को लेकर के, उसके लिंक्स को पूरे भारत में बैन कर दिया गया। अब इसलिए बैन किया गया कि उससे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि खराब होगी। तो छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की रिपोर्टों से भी खराब हो रही है, जिसमें एक देश के सबसे बड़े व्यक्ति के ऊपर, सबसे ज़्यादा दौलतमंद व्यक्ति के ऊपर वहाँ से आरोप लगे हैं। उस पर कम से कम सेबी को या वित्त मंत्रालय को कोई उसमें बोलना चाहिए था, कोई बयान जारी करना चाहिए था। हिंडनबर्ग की रिसर्च के ऊपर रवीश कुमार, जाने माने भारत के पत्रकार, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पत्रकार, उन्होंने एक ट्वीट कर बहुत लास्ट में लिखा है, ईडी को हिंडनबर्ग के दफ्तर पर छापा मारना चाहिए। ये तंज है रवीश कुमार का, क्योंकि हर मामले में, छोटे से छोटे मामले में, विपक्ष का कोई मामला होता है उस मामले में ईडी, सीबीआई और जो भी जांच एजेंसियां, उनको एनरोल कर दिया था और उनको प्रेशराइज किया था और उनको धमका करके अपने हिसाब से काम करने के लिए तैयार किया था, मनाया जाता है। अडानी का जो लेखा जोखा हिंडनबर्ग रिसर्च ने पेश किया है, उसके ऊपर भारत के अंदर भारत सरकार की तरफ से एक पुख्ता जवाब आना चाहिए और बाकायदा इसकी जांच अब ईडी को खुद करना चाहिए कि आखिर ये इतना बड़ा खेल, इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा फ्रॉड हो रहा है। अच्छा, 2 साल तक अमेरिकी जांच एजेंसी ने अपनी जांच की है। भारत के अंदर जो शेयर बाज़ार को मॉनिटर करने के लिए एजेंसियां हैं, वो क्या कर रही थी? यानी उन्होंने खुला हैंड दिया हुआ है अडानी साहब को और दूसरे लोगों को जो किसी के करीब हैं, जिनसे बड़े लोग फ़ायदा उठाते हैं,
और जिनका कारोबार बढ़ाने में वो मदद करते हैं, उनको खुला हैंड प्रोवाइड किया हुआ है कि आप जो चाहे करते रहिए और हमारी तरफ से कोई कार्रवाई आपके ख़िलाफ़ नहीं होने जा रही है। तो यहाँ शक के दायरे में वो तमाम एजेंसियाँ भी जो देश की एजेंसियाँ हैं आ गई हैं, जिनका काम कारोबारी वित्तीय लेन देन पर निगरानी रखने का है। शुक्रिया, देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। The talk of the globe these days is the abrupt rise in the wealth of Adani. Adani's growth chart can be categorized into two parts, before 2014 and after 2014. 2014 is the year when Narendra Modi has sworn in as the Prime Minister of India. Then started the golden era of Adani. Adani's wealth was $7 billion in 2015, which rose to $25.2 billion in 2020. The wealth has sprung to $50 billion in 2021, and finally, and unbelievably, it reached $98.4 billion in 2022, which means Adani's wealth multiplied by 14 times in just 7 years. The recent allegations by the Sri Lankan electricity chief on Prime Minister Modi, how he pressurized the Sri Lankan authorities to hand over the complete power project to Adani, have shaken the news on international media. And now it is a clear exposure how Modi changed the rules and systems to make Adani as biggest airport operator, allowed monopoly by giving all 6 airports to Adani. Handing over 6 airports to Adani Enterprise for a period of 50 years is in complete violation of Airports Authority of India Act of 1994, which says no airport can be leased to any private player for more than 30 years. The Ministry of Civil Aviation showed undue urgency to complete the transaction before Feb 2020, paving the way for Adani Enterprise to win the bid. The double engine Sarkar is working to double the wealth of Adani every next year. This is nothing but a blatant act of favoritism. While Adani wealth doubled in 2020, Indian economy is at its worst ever. We are at our worst in all global rankings, hunger index, happiness index, healthcare index, etc., etc. While a lot of investigations are done on politicians, media agencies and corporates, but not a single proper investigation on Adani. There are a lot of clear indications about the frauds happening. Why is Modi government not self-investigating to come out clean? When someone asks to explain the exponential growth of Adani's wealth in 5 words, any Indian will answer, Modi hai to mumkin hai. This is the success story of Adani. This central BJP government is replicating the Shishupal of Mahabharata. India is watching, India is waiting. No one is above the national interest. The mood of the nation is echoing everywhere. Jai Hind, Jai Telangana.